Hello everyone, this is Muskan Arora from Simul Foundation, and today we are going to study business studies. Uh, and today's topic is principle of management. Now, this is the basic introduction about what principles are and what are the principles of management. Principles are basically a rule of conduct based on beliefs of what is right or what is wrong and provide guidance to thought and action. प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? एक बेसिकली एक रूल ऑफ कंडक्ट होता है, एक रूल होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि किस पे बेस्ड होते हैं, किस पे बने होते हैं, इस बिलीफ पे कि क्या सही है और क्या गलत है। और ये हमारे को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि हमें क्या चीज करनी है और क्या नहीं। नाउ व्हाट आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ये एक ब्रॉड और एक जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो कि मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं और कैसा बिहेवियर होना चाहिए। मतलब ये गाइड करती हैं कि मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस कैसी होनी चाहिए, एक लाइक एक्टिविटीज को प्लान कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है उन चीजों को, या जो बेसिक एलिमेंट्स हैं हमारी उनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, जैसे कि पीपल, मटेरियल, मशीन, मनी, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, what is the nature of principles of management? फर्स्ट, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब कि ये जो है हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में, कैसा भी बिजनेस हो, चाहे नॉन प्रॉफिटेबल हो, स्मॉल हो, लार्ज एंटरप्राइज हो, हर टाइप के बिजनेस में इसके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प ली जाती है। नेक्स्ट इज जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का मतलब क्या होता है? जनरल मतलब जो बेसिकली हर चीज में एक बेसिक गाइडलाइंस होती हैं। ये हमारी एक बेसिक गाइडलाइंस होती है जो हमारे को क्या हमें काम करना है, क्या नहीं करना, क्या कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है, उस सब में हेल्प करती है। और ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड करते। ऐसा नहीं कि अरे ये गलती हो गई इसके लिए ये सॉल्यूशन है, ये गलती हो गई इसके लिए ये सॉल्यूशन नहीं। ये एक बेसिक रूल ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें एक्शन लेना होता है। ठीक है, और ये चेंज होते रहते हैं, डायनेमिक होते हैं ये। नेक्स्ट इज परफॉर्म। मतलब एक बेसिक हमारा एक और नेचर हम लिख सकते हैं इसका, डायनेमिक इन नेचर। मतलब जैसा भी बिजनेस एनवायरनमेंट होगी, जैसा भी प्रॉब्लम होगी, उस हिसाब से सॉल्यूशन हमारे को, या उस हिसाब से हमारे को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो उस हिसाब से अप्लाई करने होते हैं। ऐसा नहीं कोई बेसिक कोई रेडीमेड सॉल्यूशन है उन चीजों का, ऐसा नहीं है, परमानेंट नहीं है, बट आपको अकॉर्डिंगली चीजों को अप्लाई करना है। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी चीज को आपने बनाया है तो वो कैसे डेवलप की गई होगी? एक रिसर्च के बाद, एक कोई रिसर्च वर्क किया होगा एक्सपीरियंसेस के हेल्प लेके, तो वही बात है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या मतलब है? वही अभी जैसे हमने डायनेमिक बोला वैसे ही फ्लेक्सिबल। ये अडेप्टेड और मॉडिफाई किए जाते हैं। जो प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स होती हैं वो इसे, जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो मैनेजर, वो उसे डिमांड, जैसे भी सिचुएशन की डिमांड होती है उस हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट, मेनली बिहेवियरल। जो प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर पे एम करते हैं, उस पे इन्फ्लुएंस ज्यादा करते हैं, और ये बिहेवियरल होते हैं नेचर में। लाइक इंसान का बिहेवियर भी इसमें पता चलता है। नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इससे जो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनता है, जो कि हम जैसे कि सिमिलर सिचुएशंस में भी आगे उन चीजों को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंटेंजेंट। कंटेंजेंट मतलब जो एप्लीकेबिलिटी है, उनकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो डिपेंड करती है किस पे? जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है, जो करंट जो सिचुएशन है उस पे डिपेंड करती है। जो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो सिचुएशन है उस हिसाब से कैसे एप्लीकेबल होने चाहिए वो प्रिंसिपल, वो बात आती है। नेक्स्ट इज, these are the Fewell's principles of management. Fewell was a scientist, Henry Fewell. He was born in 1841 and died in 1925. He was a father of modern operational management theory. Okay. And if you want to know something more, he did his degree in mining engineering and joined French mining company in 1860 as an engineer. He rose to the position of managing director in 1988 when the company was on the verge of bankrupt.
he accepted the challenge and by using his rich and broad administrative experience, he turned the fortune of the company. For his contribution, he is well known as the father of general management. Okay. Now, this is the first principle of division, which is division of work. डिविजन ऑफ वर्क का क्या मतलब आपको समझ आ रहा है इसको पढ़ के? डिविजन ऑफ वर्क मतलब काम को बांट देना। अब इसमें क्या किया जाता है, काम को छोटे छोटे टास्क में, छोटी छोटी जॉब्स में बांट दिया जाता है और हर जो काम होता है उस वो एक ट्रेन स्पेशलिस्ट करता है। जैसे कि सपोज आप एडवर्टाइजिंग में अच्छे हो, मैं मार्केटिंग में अच्छी हूँ, तो मैं मार्केटिंग वाला काम ले लूंगी और जो एडवर्टाइजिंग वाला जो बाकी काम होंगे वो आपको दे दिए जाएंगे। अगर हो सकता है आप रिक्रूटमेंट में अच्छे हो सकता है आप सिलेक्शन में अच्छे हो या आप इंटरव्यूज लेने में अच्छे हो, तो आपको वो काम दे दिया जाएगा, मुझे कुछ और काम दे दिया जाएगा जिसमें मैं परफेक्ट हूँ, ताकि उससे एफिशिएंसी बढ़े, काम की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और जो बेफालतू की वेस्टेज है ये सब रिड्यूस हो जाए और जो कॉम्प्लिकेटेड जॉब है वो भी काम जो है वो खत्म हो जाए। दिस इज बेसिकली डिविजन ऑफ वर्क। ये हमारा पहला प्रिंसिपल है जो कि किसने दिया था, हेनरी फ्योल ने। नेक्स्ट वी कम ऑन टू अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है किसी को पावर देना डिसीजंस लेने की। जैसे कि सपोज मुझे अथॉरिटी दी गई कि मैं जो है किसी को भी फायर कर सकती हूँ अगर उसने ये काम नहीं किया तो मुझे इसका मतलब डिसीजन जो है वो लेने की पूरी अथॉरिटी मिली थी, मतलब मुझे पूरी अथॉरिटी मिली गई है। ओके, कि हम डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जो आपको काम दिया गया है, जो आपको जॉब असाइन की गई है, ये आपकी ऑब्लिगेशन है कि उसे आप कंप्लीट करें एक असाइन टाइम पे। सपोज आपको ये बोला गया कि ये प्रोजेक्ट आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है, तो इसका मतलब आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, प्रॉपर अथॉरिटी शुड बी डेलीगेटेड टू मीट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक प्रॉपर अथॉरिटी जो है वो दे दी चाहिए ताकि जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो ले पाए इंसान। हेल्प्स टू कंप्लीट जॉब इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। वही हमने पढ़ा, ताकि जो है सारे रिसोर्सेज का यूज भी किया जाए और टाइम पे भी काम खत्म हो जाए। सिस्टमैटाइज एंड इफेक्टिव अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मतलब एक इफेक्टिव अचीवमेंट भी है, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो जाएंगे, किसकी हेल्प से? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की हेल्प से। सिमिलरली अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक्स एन एग्जीक्यूटिव लेस इंटरेस्टेड। अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, उसे बोल दिया ये काम करना, ये काम करना, ये काम, पर उसे किसी चीज की अगर अथॉरिटी नहीं देंगे, हम किस चीज का डिसीजन लेने की अथॉरिटी नहीं देंगे, तो वो जो पर्सन है, वो जो एग्जीक्यूटिव है, वो जो है कम इंटरेस्टेड होगा हमारे काम में या हमारी ड्यूटीज कंप्लीट करने में। सिमिलरली अगर हम किसी को अथॉरिटी दे देते हैं, अगर हम बोलते हैं कि तेरे पास तो सिर्फ इन चीजों की अथॉरिटी है, तेरे पे कोई काम का बर्डन नहीं है, ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तेरी, तो उससे क्या होगा, वो जो एग्जीक्यूटिव है वो एरोगेंट बन जाएगा और वो उस चीज का मिसयूज भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है? ये डिसिप्लिन क्या होता है बेसिकली हम पता है सबको। सिंसेरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी, जो हमारे को अथॉरिटी दी गई है, डिसीजन टेकिंग पावर है, उसकी रिस्पेक्ट करना, रूल्स और रेगुलेशंस को ऑब्जर्व करना, उनको रिस्पेक्ट करना, वो सब ओबीडियंट, ये सब। सबॉर्डिनेट को जो है, जो लोअर लेवल का पर्सन है, उसे हमेशा अपने सुपीरियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जो भी वो काम दे उसको कंप्लीट करना चाहिए। दे शुड ओबे देयर ऑर्डर। इट हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ द एंटरप्राइज। अगर ऐसा ही काम चलता रहा तो उससे जो है एंटरप्राइज जो है वो स्मूथली काम चलता रहता है। डिसिप्लिन कैन बी इन्फोर्स्ड इफ। डिसिप्लिन कब इन्फोर्समेंट कब की जा सकती है? जब बहुत अच्छे सुपीरियर्स हो सारे लेवल्स पे, क्लियर और फेयर जजमेंट्स हो वर्कर्स के साथ, या पनिशमेंट जो है वो जुडिशली अप्लाई की जाए। ऐसे नहीं किसी को कुछ भी पनिशमेंट दे दी, नहीं। डिसिप्लिन
वही अभी हम बात कर रही है कि जुडिशियस एप्लीकेशन होनी चाहिए, मतलब उस चीज को पनिशमेंट जो है वो ढंग से देनी चाहिए, ऐसे नहीं किसी को कुछ भी दे दिया, डिसिप्लिन में काम होना चाहिए। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब इस पिक्चर से हमें क्या पता चल रहा है, एक हेड है, उसके पीछे ही सारा कुछ चल रहा है। इट implies that a subordinate should receive orders and instructions from only one boss। एक बॉस होना चाहिए, ठीक है, एक बॉस होना चाहिए, वही सारे अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर्स देगा और इंस्ट्रक्शंस देगा। किसके रिलेटेड? फंक्शनिंग ऑफ पर्सनल, जो काम करने वाले लोग हैं उनकी फंक्शनिंग कैसे करनी है वो सब के रिलेटेड एक ही बॉस होना चाहिए। ये नहीं हर चीज का अलग बॉस, नहीं, एक बॉस जो कि सारे ऑर्डर्स वगैरह सब कुछ वही दे। नेसेसरी फॉर फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच सबॉर्डिनेट्स, जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे फिक्स कर सके। इट अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स, कंफ्यूजन एंड क्योस। अगर एक बॉस होगा तो उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होंगे, कंफ्यूजन भी नहीं होगा और क्योस भी नहीं होगा। इससे बेटर सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। और इससे और क्या है, कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्टर्बेंस, ओवरलैपिंग ये सब नहीं होता। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब वन हेड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव। अगर कोई ग्रुप है जिसकी सिमिलर ऑब्जेक्टिव है जिसके, तो उसका एक ही हेड होना चाहिए और उसका सबका एक ही प्लान होना चाहिए। इससे क्या रिलेटेड टू द फंक्शन, डिपार्टमेंट की फंक्शन कैसे करनी है या ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शन कैसे करनी है उसके अकॉर्डिंग जो है सबका एक ही इक्वल प्लान होना चाहिए और एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर मैं बोल दूं आप सबको ये काम करना, अरे किसको क्या करना, हो सकता है मैं भी वही काम कर रही हूँ आप भी वही काम कर रहे हो, तो उससे जो है एफर्ट्स भी वेस्ट जाएंगे और रिसोर्सेज भी वेस्ट जाएंगी। अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूज करते हैं तो इससे जो है एंटरप्राइज स्मूथली रन करती है, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन भी अच्छा रहता है। अब हम अगर बेसिकली एक डिफरेंस देखा जाए हम यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, वो क्या है, कमेंट करना कमेंट बॉक्स में। अगर आपका आंसर सही हुआ तो हम आपको नेक्स्ट वीक में शाउट आउट देंगे। ओके, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, the interest of an organization should take priority over the interest of any one individual employee। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के गोल्स से ऊपर है, ठीक है। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो इंडिविजुअल मस्ट सैक्रिफाइस फॉर बिगर इंटरेस्ट। अगर इन ऑर्डर टू अचीव दिस एटीट्यूड इट इज एसेंशियल दैट, क्या एसेंशियल है, अगर हमारे को वो एटीट्यूड मतलब ये जो है ये चीज हमारे को फॉलो करनी है, उससे क्या एसेंशियल है उसके लिए, एम्प्लॉयज जो है सिंसियर और ऑनेस्ट होने चाहिए, प्रॉपर और रेगुलर सुपरविजन होना चाहिए काम का, और रिकॉन्सिलेशन होनी चाहिए किसकी, म्यूचुअल डिफरेंसेस एंड क्लैशेस बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। जैसे कि फॉर चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ प्लान, फॉर चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सपोज पार्टनरशिप में हमारी कंपनी है, अगर हमारे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करनी है तो उससे जो है म्यूचुअली हमारे को डिसाइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, द ओवरऑल पे एंड द कंपनसेशन। जो ओवरऑल पे और जो कंपनसेशन है वो जो है फेयर होना चाहिए, किसके लिए, एम्प्लॉयज के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। वेजेस जो है वो एनकरेज करती हैं एक इंडिविजुअल को ताकि वो और अच्छे से काम करे। अगर उसको ज्यादा से ज्यादा वेजेस दी जाएगी, सपोज कोई टास्क दिया गया कि अगर आपने ये टास्क इतने टाइम में कर लिया तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतने और मतलब और वो बेनिफिट्स मिलेंगे, इतना काम आपने इतने टाइम में कर लिया तो आपको इससे ये बेनिफिट मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा, ऐसे। तो फेयर, रीजनेबल, सेटिस्फैक्ट्री और एफर्ट्स के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड्स देने चाहिए कंपनी को। इट शुड प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन, वही अभी हमने पढ़ा कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज दोनों को सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए उस चीज से। वेजेस शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग। जो वेजेस है वो कैसे डिटरमाइन की जानी चाहिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से, वर्क असाइन
फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे है, और वेज रेट क्या प्रिवेल कर, मतलब वेज रेट क्या चल रहा है, ठीक है। और बेनिफिट्स प्रोवाइड करने चाहिए, जैसे कि फ्री एजुकेशन, मेडिकल एंड रेजिडेंशियल फैसिलिटीज टू द वर्कर्स शुड बी प्रोवाइडेड। ओके, नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक सिचुएशन जहां पे टॉप मैनेजमेंट के पास सारी डिसीजन मेकिंग पावर है, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब उस अथॉरिटी को अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर कर देना कि वो भी अब इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। समझ आई? इससे क्या होता है कि एक कंपनी में जो है बैलेंस बना रहता है। फ्यूल के हिसाब से डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन की जो डिग्री है वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि साइज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कैसा है, साइज में बड़ा बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, कैसा बिजनेस है, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ सुपीरियर्स, सुपीरियर्स कितने एक्सपीरियंस हैं। डिपेंडेबिलिटी, हो सकता है ऐसा ऐसा भी ना हो ना कि सबऑर्डिनेट बिल्कुल ही कुछ ना करें, और एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट, वही बात आई। नेक्स्ट इज एनीथिंग विच इंक्रीजेस द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट इज डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अगर किसी सबऑर्डिनेट का, कोई लोअर लेवल का पर्सन है, उसको ज्यादा काम दे दिया गया, मतलब जो चीजें हैं उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, और कुछ भी जिस एनीथिंग विच डिक्रीजेस इट, इट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। अगर उनसे उनका रोल जो है वो कम कर दिया गया, इसका मतलब सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। नेक्स्ट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? ये जो होता है, ये फॉर्मल लाइंस होती हैं अथॉरिटी की बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट, ठीक है। और फ्रॉम द हायर टू लोअर, जैसे कि ये हमने यहाँ देखा, ये हायर से लोअर पे जा रहा है, और ये लोअर से हायर पे जा रहा है, ठीक है। इसको स्केलर चेन कहा जाता है। और जो ये बीच में है, ये येलो लाइन, ये जो है, ये है हमारी गैंग प्लैंक, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक चेन होती है सारे सुपरवाइजर्स की, फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द पर्सन वर्किंग इन द लोएस्ट रैंक। चाहे वो इस रैंक का पर्सन हो, चाहे वो इस रैंक का पर्सन हो, ये एक चेन होती है पूरी। इसमें क्या करा जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक प्री डिफाइंड पाथ फॉलो करती है, विच इज फ्रॉम द सुपरवाइजर टू द वन इन द लोएस्ट पोजीशन। यही आ गया, यहाँ से हमारा ए टू जी जा रहा है, तो मतलब टॉप लेवल से लोअर लेवल पे आ रहा है। और अगर वही चीज डी से ए पे जा रही है, मतलब वो लोअर से टॉप लेवल पे जा रही है। इससे क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट की जाती है डिजायर्ड लोकेशन और डिजायर्ड पर्सन के साथ। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड अर्जेंसी दिस पाथ कैन बी कट। अगर हमारे को डायरेक्ट डी से जी पे जाना है, तो हम ऐसे तो नहीं पहले यहाँ से ए तक बात पहुंचाएंगे, फिर ए उधर से पहुंचाएगा, नहीं, हम डायरेक्ट डी से जी पे चले जाएंगे। पर हम ये चीज जो है ये हम सिविल लेवल पे कर सकते हैं, लाइक सी जो है वो एफ पे कर सकता है, बी जो है वो ई पे कर सकता है, ऐसे गैंग प्लैंक बन सकता है। तो डी और जी के बीच में जो गैंग प्लैंक है, ये एक शॉर्टकट पाथ है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, यहाँ से यहाँ जाने का एक शॉर्टकट है वो। गैंग प्लैंक क्या होता है? बेसिकली एक टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है जो दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में होता है, ताकि इजीली और क्विकली जो है कम्युनिकेशन की जा सके। नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? बेसिकली हर चीज की एक प्लेस होनी चाहिए, और हर चीज मतलब हर इंसान और हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस होनी चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होना चाहिए। अरेंजमेंट, चीजों का जब अरेंजमेंट किया जाता है उसे बोला जाता है मटेरियल ऑर्डर, और जब इंसानों का प्लेसमेंट किया अरेंजमेंट किया जाता है उसे बोला जाता है सोशल ऑर्डर। देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, एंड एवरीथिंग शुड बी ऑन इट्स डेजिग्नेटेड प्लेस। हर चीज की एक प्लेस होनी चाहिए, और हर चीज जो है वो अपने डेजिग्नेटेड प्लेस पे होनी चाहिए। इससे एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट जो है हर ऑर्गेनाइजेशन का, वो ऐसा नहीं कि वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो कि अरे ये काला है इसको इतने पैसे नहीं देने, ये गोरा है इसे ज्यादा पैसे दो, ये इस कास्ट का है इसे ऐसे नहीं करना, ये इस बिलीफ का, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए।
एक वर्किंग एनवायरनमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो इन चीजों से फ्री होना चाहिए। मतलब ऐसी कोई चीज वहां पे नहीं होनी चाहिए। इक्विटी का मतलब क्या होता है? फेयरनेस, काइंडनेस और जस्टिस का कॉम्बिनेशन। द एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड विद काइंडनेस and equity if devotion is expected of them. It implies that managers should be fair and impartial while dealing with the subordinates. जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो लोअर लेवल के हैं, हमारे से लोअर लेवल के जो है, उनसे फेयर और इम्पार्शियल, फेयर होना चाहिए, इम्पार्शियलिटी नहीं होनी, ऐसे पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि ये मेरा फेवरेट है इसको तो ऐसे करना है, ये मेरा फेवरेट नहीं है इसके साथ ऐसे नहीं देना। बायसनेस नहीं होनी चाहिए। हर चीज को जो सिमिलर पोजीशन पे उनको सेम ट्रीटमेंट देना चाहिए। कोई एज, कास्ट, रिलीजन, रिलेशन, किसी भी चीज पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इक्विटी इज एसेंशियल टू क्रिएट एंड मेंटेन कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन। इक्विटी अगर होगी तो मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशंस अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमने इतना बड़ा हमने रिक्रूटमेंट स्टाफिंग प्रोसेस करा, सब कुछ करा, और उसके बाद जो है वो इतने सारा प्रोसीजर करने के बाद, सिलेक्ट होने के बाद बंदे को आपने पोस्ट से हटा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बंदे को कम से कम एक मिनिमम टाइम पीरियड के लिए उस जॉब पोजीशन पे रखना चाहिए ताकि वो अपने रिजल्ट जो है वो शो कर पाए। ठीक है। स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू टेक इनिशिएटिव इन द वर्क असाइन टू देम। जो उनको काम दिया गया है उसमें वो इनिशिएटिव ने एनकरेज करना चाहिए उन्हें। इसका मतलब ईगरनेस होनी चाहिए ताकि वो चाहे उनसे पूछे ना, फिर भी वो एक्शन लेने के लिए, वो काम करने के लिए ईगरनेस होनी चाहिए उनके अंदर। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। इससे जो है ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव जो है वो देने चाहिए एक इंसान को। नेक्स्ट इज एस्पिरिट दी कॉर्प्स। ये हमारा लास्ट है। उसके बाद जो टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले जो वो हैं, वो सब हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। एस्पिरिट दी कॉर्प्स। एस्पिरिट दी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? एस्पिरिट दी कॉर्प्स का मतलब होता है कि एक मैनेजमेंट जो है वो टीम स्पिरिट, यूनिटी और हार्मनी जो है वो प्रमोट करे एम्प्लॉयज के अंदर। मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम वर्क। मैनेजमेंट को एक टीम वर्क प्रमोट करना चाहिए। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए काम का हर लेवल पे। एस्पिरिट दी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है कि हार्मनी होनी चाहिए वर्क ग्रुप्स के अंदर और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मेंबर्स के बीच में। Efforts should be made to create enthusiasm and keenness among the subordinates so that they can work to the maximum ability, ताकि वो अपनी maximum ability तक काम कर पाए। इसलिए उनको enthusiasm, उनको मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है। Thank you. We will continue in the next class. If you like the video, do like, share and comment and subscribe to our channel Exam Candy. Thank you.